हेलो, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी मज़े से कर रहे होंगे। आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना BSOG 171। ठीक है, वैसे तो मैंने बोला नहीं था कि मैं इसको कराऊंगी, लेकिन एक दो बच्चों की ख्वाहिश आई तो मैंने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन यार मेरे पास भी अब इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक यूनिट को अच्छे से पढ़ा सकूँ पूरा डिटेल में। सच्ची मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर करवा दूंगी। ठीक है, तो टेंशन वेंशन नहीं लेने का। और 100% मैं गारंटी नहीं लेती कि इस यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आएंगे, इनके अलावा कुछ मत पढ़ के जाओ, पूरा पेपर इसी में से आएगा, एक रात में तुम टॉप कर दोगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, पूरी बुक पढ़ो। अगर आपके पास टाइम है तो एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और नहीं है तो आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो। ठीक है, पास होने लायक तो कम से कम करके ही आ जाना। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये आपके प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं, तभी मैंने इनको डाला हुआ है। ठीक है, और तो बस यही, और क्या बोलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस यूनिट को तो नहीं, इस लेक्चर को, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अप्रोचेस टू स्टडी द इंडियन सिविलाइजेशन। कौन कौन सी अप्रोचेस होती है इंडिया की सिविलाइजेशन को पढ़ने की। ठीक है, अगर आप इंडिया की सिविलाइजेशन को स्टडी करना चाहते हो तो आप कौन कौन सी अप्रोचेस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले आपको अप्रोचेस पर जाए, पहले आपको ये बताना पड़ेगा सिविलाइजेशन होता क्या है। ये टर्म है क्या सिविलाइजेशन, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, सिविलाइजेशन ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, सिविस, जिसका मतलब होता है सिटीजन। क्या होता है? सिटीजन मतलब नागरिक। ठीक है जी, जो ये टर्म है ये अज्यूम करती है वहाँ की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, ट्रेड को, वहाँ पर जितने भी एविडेंसेस है प्लानिंग के, वहाँ के कल्चर के, वहाँ के आर्ट, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या है कि इस सिविलाइजेशन को जब हम पढ़ते हैं ना, सभ्यता, ठीक है, तो सभ्यता से हम वहाँ की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को पूरी जानकारी लेते हैं। वहाँ से वो लोग थे वो कैसे ट्रेड किया करते थे, जो भी हमको वहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं उनके प्लानिंग का। ठीक है, उनके जो घर थे वो कैसे बने थे, वहाँ पर ईंटें कैसी थी। ठीक है, वहाँ पर लोग कौन से कल्चर को फॉलो किया करते थे, क्या उनकी आर्ट्स था, क्या लिटरेचर था। ठीक है, वहाँ पर लोगों का रिलीजियस क्या था, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सब हम जानकारी लेते हैं किसके अंदर, सिविलाइजेशन के अंदर। आपने 12th क्लास में हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, ये सारी चीजें ही तो पढ़ी। ठीक है, तो सिविलाइजेशन क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है किसका, ह्यूमन का। ठीक है, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है किसका, ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, एक सोसाइटी होती है जहाँ पर किसके साथ, जहाँ पर हम कल्चर के बारे में जानकारी लेते हैं, वहाँ की पॉलिटी को देखते हैं। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि हमने क्या करा था उसके बारे में कहाँ से जानकारी लेके रहे। अरे भाई हमारे सपने में थोड़ी नहीं आए थे वो लोग, सभ्यता वाक्य कि भाई देखो हम इतने टाइम पर रहा करते थे, हमारे ये रहते थे, वो सपने में पूरी कहानी नहीं बता के गए। हमने वहाँ के जितने भी हमको आर्टिफैक्ट मिले हैं, जितने भी वहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सभी से खोज करके ये सारी चीज़ें हमने निकाली है। ठीक है, तो इन सभी सभ्यता के बारे में हमने कहाँ से जानकारी ली है, मॉन्यूमेंट, आर्टिफैक्ट। ठीक है, और जो भारत की सभ्यता है कौन सी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पुरानी सभ्यता किसकी, अपने भारत की। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कौन क्या करते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं, 4 ब्रॉड अप्रोचेस को बोलते हैं कि अगर आप सभ्यता को पढ़ना चाहते हो ना इंडिया की, तो आपको ना 4 ब्रॉड अप्रोचेस का यूज कर सकते हो। पहला कैटोलॉजी अप्रोच, कल्चर एसेंस अप्रोच, कल्चर कम्युनिकेशन अप्रोच एंड अप्रोचेस ऑफ द इंडिया सा टाइप। ठीक है, अब कैटोलॉजी अप्रोच क्या होती है, इस अप्रोच के अंदर आप फोकस करते हो उसकी क्वालिटीज के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर, लक्षण के ऊपर। ठीक है, कि जो इंडियन है उसके अंदर कौन सा डिसेंटिव क्वालिटीज़ है, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है किसके अंदर, इंडियन के अंदर। फोकस करते हैं उसके आइडेंटिफाई करेक्टरिस्टिक के ऊपर कि उसको ऐसा क्या चीज़ें हैं जो उसको क्या बना रही है, एक इंडियन बना रही है। ठीक है, उसके इंडियननेस के ऊपर हम देखते हैं, जो भारतीय है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, इन सब के ऊपर फोकस किया जाता है किसके अंदर, कैटालॉजी अप्रोच के अंदर। ठीक है, जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वहाँ के जोग्राफी को जोग्राफिकली देखेंगे कि जो भारतीय है वो कैसा खाना खा रहा है। ठीक है, वहाँ का जोग्राफिकली देखेंगे, इकोलॉजिकली देखेंगे, उनके रिलीजियस को देखकर हम बोल सकते हैं कि भारतीय है, क्लास, रिलीजियस डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये सारी कैटालॉजी के अंदर
फोकस किया जाता है। आगे चलते हैं कल्चर एसेस अप्रोच। तो इसके अंदर हम कल्चर के ऊपर फोकस करते हैं। सिंपल सी बात है, कल्चर, ठीक है। तो कल्चर को लेकर क्या है, एक इंडियन के अंदर क्या क्वालिटीज होती है, इस अप्रोच में एम होता है उसके स्टाइल, उसके प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, जो इंडस सिविलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके अंदर मेनली हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं किसके ऊपर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि एक इंडियन के अंदर क्या होता है, हमेशा उसको डाइवर्सिटी दिखेगा ना, तो वो हमेशा एक यूनिटी बना के रखेगा, ठीक है। अगर हम कहीं भी जाते हैं कल को, तो हमको कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना दिखे, लेकिन हमारे अंदर हमेशा एक टॉलरेंस बनी रहेगी, एक भाईचारा, एक एकता हमेशा बना रहेगा, ठीक है। हमारे लेके लोग कुछ भी, जिनको जो भी धर्म उनको मानना है, हम कभी उनसे ये नहीं बोलेंगे कि भाई तो इस धर्म को ना मानो, ठीक है। हम उनके धर्म को टॉलरेट करेंगे, ठीक है। जो टॉलरेंस होता है ना, ये इंडियन के अंदर होता है, ठीक है। हम स्पिरिचुअलिटी की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वालिटी होती है किसके अंदर, हर एक इंडियन के अंदर, ठीक है। तो इन क्वालिटीज के ऊपर फोकस किया जाता है किसके अंदर, कल्चर एसेंस अप्रोच के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं कल्चर कम्युनिकेशन अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है कि इस अप्रोच में फोकस करते हो किसके ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है। कि कैसे जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो ट्रांसमिट करती है, कम्युनिकेट करती है डिफरेंट लेवल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। कि कैसे हम अपनी सोसाइटी के अंदर जो हमारा कल्चर है ना, उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। कि जैसे आप देखोगे कि आपके यहाँ पर जो देवी देवताएं होते हैं, ठीक है, जो भी भगवान जिसकी भी आप पूजा करते हो, ठीक है, आपके वहाँ पर, तो आप क्या करते हो, उनको कनेक्ट करते हो दूसरे देवी देवताओं से, ठीक है। बताते हो कि ये इस भगवान का अवतार है, ये अलग नहीं होते, ये इसी के अवतार है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे राजस्थान के अंदर खाटू श्याम है, तो उसको कनेक्ट किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है किसके साथ, कृष्ण भगवान के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करते हैं, जो इंडस सिविलाइजेशन है, जो इंडियन है, वो क्या करता है, हमेशा अपने कल्चर को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, ठीक है। बोलते हैं कि देखो ये कुछ अलग नहीं है, सभी एक है, सभी एक से मिले हुए हैं, ठीक है। अप्रोचिंग इंडिया एज अ टाइप, इसके अंदर क्या होता है, हम इंडिया को एज अ टाइप देखते हैं, ठीक है। कि कैसे जो इंडिया है, जो भारत है, ठीक है, वो अलग है किससे, दूसरी देश से, ठीक है। यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं अदर सोसाइटी, अदर कल्चर से, ठीक है। भारत का जो कल्चर है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे कल्चर से, भारत की जो सोसाइटी है उसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरे से, ठीक है। तो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके यूनिक वैल्यूज को, ठीक है। फोकस करते हैं उसके कम्युनिटीज के ऊपर कि ऐसा क्या है जो कॉमन है दोनों के अंदर, ठीक है। वेरिएंटेशन के ऊपर हम एग्जामिन करते हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। पहला है कौन सा, कैटालॉजी अप्रोच, जिसके अंदर फोकस करोगे उसके यूनिक क्वालिटीज़ के ऊपर, ठीक है, जो एक इंडियंस के अंदर होती है। कल्चर एसेंस अप्रोच, इसके अंदर हम उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ देखेंगे कि उसको कल्चर को लेकर क्या उसके अंदर क्वालिटी है, यूनिटी रहेगा, टॉलरेंस रहेगा, ब्रदरहुड रहेगा। एंड देन कल्चर कम्युनिकेशन अप्रोच, कल्चर कम्युनिकेशन अप्रोच में हम कनेक्ट करते हैं किसको, अपने कल्चर को, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। सॉरी, कल्चर कम्युनिकेशन अप्रोच। उसके बाद अप्रोचिंग एज अ टाइप, इसके अंदर क्या होता है कि हम दूसरी हम तो नहीं, जो भी इसको पढ़ता है, जब इंडियन सिविलाइजेशन को पढ़ता है, तो वो कंपेयर करता है दूसरी सोसाइटी से, तो वहाँ की जितनी भी सिमिलैरिटीज, जितना भी यूनिक उसको मिलता है, आइडेंटिफाई करता है, उसको वो देखता है, ठीक है। तो ये हमारी 4 अप्रोचेस हुई। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ज्योग्राफी इन इंडिया। अब देखो, भारत ना सिर्फ कल्चर के नाम पर, रिलीजियस के नाम पर ही डाइवर्सिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ज्योग्राफी कल भी आप क्या देख सकते हो, डाइवर्सिटी देख सकते हो। नॉर्थ में जाओगे तो कुछ और ही मिलेगा, साउथ में जाओगे तो कुछ और मौसम मिलेगा, ज्योग्राफी अलग मिलेगी, सब कुछ, ठीक है। तो कौन क्या करते हैं, लिस्ट आउट करते हैं 3 जोन, कि अगर आप भारत को पढ़ना चाहते हो ना, वहाँ के ज्योग्राफी को समझना चाहते हो, तो आप 3 जोन में भारत को डिवाइड कर लो, तो आप समझ जाओगे पूरी ज्योग्राफी को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, भारत को 3 जोन में डिवाइड करते हैं। पहला न्यूक्लियर, रूट जोन एंड जोन ऑफ द रिलेटिव आइसोलेशन। न्यूक्लियर जोन में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर जोन में बोलते हैं कि वो जोन जो फर्टाइल होता है, ठीक है, बिल्कुल वहाँ की मिट्टी बिल्कुल क्या होती है, फर्टाइल होती है, रिवर के आसपास का इलाका होता है, ठीक है, प्लेन एरिया होता है, बिल्कुल उबड़ खावड़ नहीं होता, ठीक है, प्लेन एरिया है, कोई पहाड़ वगैरह इतना कुछ नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, लोग पहले से हिस्ट्री से ही पहले यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, स्टेबल सिस्टम होता है, कि ऐसा नहीं है कि आज हम इस घर में रह रहे हैं, कल परसों हम कहीं और चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेटल एग्रीकल्चर करते लोग, अगर ये हमारी जगह है तो हम यहीं पर ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे अपना, ठीक है, वहीं पर अपना क्रॉप जो है वो उगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि परसों हम उठकर किसी के भी वहाँ पर चले जाएंगे, जंगल में जाकर वहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए, नहीं, हमारा खुद का एक सेटल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, ठीक है। और जो एक न्यूक्लियर जोन होता है, हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर नॉर्थ इंडिया आता है, रिवर बेसिन वाला एरिया आता है, पेशावर, सतलुज, जमुना, गंगा,
ठीक है, यमुना, ये सारा एरिया आता है। और साउथ में भी क्या है, न्यूक्लियर जोन है, ठीक है, साउथ को भी डिवाइड किया जाता है न्यूक्लियर जोन, जहाँ पर आपको प्लेन एरिया मिलेगा, किसके अंदर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर क्या करा जाता है, इनकी जो लैंग्वेज ट्रेडिशन है वो सब अलग अलग है, डिसेंटिव है, यूनिकनेस है, ठीक है। और इनका सभी का जो क्रॉपिंग पैटर्न है ना वो सब अलग है। माना कि प्लेन एरिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जो अपना क्रॉपिंग का जो पैटर्न है वो सेम होता है, नहीं, सब जगह अलग अलग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं रूट जोन। ये जोन ऐसा होता है जहां पर ट्रेडर्स आते हैं, इन्वेडर्स आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, ठीक है, किस लिए, न्यूक्लियर जोन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब उनको नॉर्थ में आना है, ठीक है, तो वो कहां पर आएंगे, पहले रूट जोन में आएंगे, मतलब वेस्ट में आएंगे, ठीक है। वो वेस्ट में आएंगे पहले, फिर नॉर्थ तक पहुंचेंगे। जैसे आपको टॉफी चाहिए होती है ना, तो आप मम्मी के पास जाते हो, मम्मी पैसे दे दो, टॉफी लेकर आनी है, ठीक है। तो आपको टॉफी लेने से पहले, दुकान पर जाने से पहले मम्मी के पास जाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं, पहले वेस्ट में आते हैं, फिर नॉर्थ में आते हैं, ठीक है। जैसे कोई अफ्रीका से आ रहा है तो पहले कहां पर आएगा, वेस्ट साइड आएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, वहां पर आएगा ना, तभी तो वो नॉर्थ तक पहुंचेगा, ठीक है। उड़ के थोड़ी नहीं आ जाएगा, लेकिन आ सकता है। अब पहले नहीं आ सकते थे, ठीक है, पहले नहीं आ सकते थे यार, अब आ सकते हो, ठीक है। तो यही है रूट जोन, ठीक है। पहले लोग ऐसे आया करते थे। तो इस वाले एरिया पे क्या है कि पहले से यहाँ पर अलग अलग डाइवर्सिटी आपको दिखेगी, कल्चर डाइवर्सिटी दिखेगी, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब वो लोग, अरे भाई बहुत बुढ़ापा आ गया, सच्ची में बहुत, मतलब बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, अब तो थक चुके हैं, अब बस की नहीं है हमारे वहां तक पहुंचना, नॉर्थ तक। तो वो क्या करेंगे, वहीं पर जाकर माइग्रेट हो जाएंगे, रहने लगेंगे कि लो भाई अब हम यहीं पर रहेंगे, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे मालवा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसका, रूट जोन का, ठीक है। यहाँ पर लोग वेस्ट साइड है, ठीक है, यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, जो कि कनेक्ट करता है क्या, मालवा, नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया को किससे, वेस्ट कोस्ट से, ठीक है। वेस्ट इंडिया को किससे कनेक्ट करता है, नॉर्थ इंडिया से, ठीक है जी। देसान भी इसका एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, जोन ऑफ द रिलेटिव आइसोलेटेड, जो बिल्कुल अलग रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। ये एक ऐसा एरिया जो कि बहुत ही कम यहाँ पर आपको ह्यूमन सेटलमेंट मिलेगा, ठीक है। लेस जोग्राफिकली एरिया होता है, ठीक है। जैसे कि आप लद्दाख ले सकते हो, ठीक है। अब जो लद्दाख है नॉर्थ पार्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ है, बर्फीले, ठीक है। जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं, हाई पॉपुलेशन इतना नहीं रहता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उन लोगों को शौक है दूसरे लोगों से अलग रहने का, नहीं भाई, उनकी जो आइसोलेटेड है ना, उनको पहले से नेचुरली ही आइसोलेट करके रखा है, ठीक है। वहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स ने प्लेन एरिया से उनको अलग रखा है, ठीक है। तो इनका अलग ही कल्चर होता है, अलग ही इनका रिलीजियस होता है। ये आपको नॉर्थ ईस्ट में भी मिल जाएंगे, जहाँ पर बड़े बड़े हिली माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। और बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हिमालय रीजन, ठीक है, ये सभी किसी के है, ये सभी हमारे आइसोलेशन के अंदर, आइसोलेशन रिलेटिव जोन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हमने तीन उसके अंदर अपने इसको डिवाइड करा, तीन जोन के अंदर। आई होप आपको ये तीन जोन समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, इंडिया इज अ सोसाइटी ऑफ द कॉलोनियल पीरियड। हम इंडिया को देखते हैं जब हमारे ऊपर ब्रिटिश जो लोग थे वो अपना कब्जा करे बैठे थे, तो उस टाइम पर इंडियन सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, उसको देखेंगे। तो ब्रिटिश लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छा भी किया, काफ़ी कुछ बेकार भी किया, काफ़ी चेंजेस करे उन्होंने किसके अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर। पहले तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या करा उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। जो हमारे गुड्स होते हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनको भर के उन्होंने शोषण करा उसका, ठीक है। और उन्होंने मशीन प्रोड्यूस गुड्स को क्या करा, इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी क्या मशीन जब प्रोड्यूस उन्होंने यहाँ पर गुड्स लेकर आए कि मशीन से बनी हुई चीज़ें, उन्होंने मशीन्स का यूज़ करा इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो कॉम्पिटिट नहीं कर पाई, तो वो डिक्लाइन होने लगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम शर्ट लेते हैं, ठीक है, एक इंडस्ट्री है जिसमें मशीन से शर्ट बनती है, ठीक है, और एक इंडस्ट्री है जहाँ पर हाथ से बुन के उसको शर्ट को बनाते हैं। और जो मशीन वाली इंडस्ट्री है वो कम दाम में उसको बेच रही है, ठीक है। लोग किसको खरीदेंगे, जो कम दाम में मिल रही है। तो ऐसे ही हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर चेंजेस, कुछ एग्रीकल्चर चेंजेस भी दिखेंगे आपको। पहला क्या है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करा क्या, कैश क्रॉप, क्या करा, कैश क्रॉप, ठीक है। लैंड रिवेन्यू सिस्टम लेकर आए यहाँ पर, ठीक है। आपने पार्लियामेंट कह रही हो, परमानेंट सेटलमेंट पड़ा होगा, जमींदारी सिस्टम पड़ा होगा, तो ये कौन लेकर आए, ये ब्रिटिश लेकर आए, ठीक है। इन्होंने, जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा किसके ऊपर, हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर, हमारे जो ट्रेडिशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी उनके ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है कि हाँ जी, आगे है फेमाइन एंड हेल्थ केयर।
फेमाइन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, इनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, क्या होता है कि जब ब्रिटिश थे यहाँ पर, तो ब्रिटिश जब रूल चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा भुखमरी आई थी किसके अंदर, इंडिया के अंदर, जहाँ पर काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इन लोगों ने क्या करा, ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करा यहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन, हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, ये लेकर आए। तो हम बोल सकते हैं कि देखो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। ठीक है, लीगल रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ लॉ, कानून नाम की चीज़ लेकर आए किसके अंदर, भारत के अंदर। अगर आप मिडवल टाइम पर देखोगे या फिर आप एशियन टाइम पर देखोगे तो उस टाइम पर कोई कानून नाम की चीज़ नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये लेकर आए, पैनल कोड लेकर आए, क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, बहुत सारी रिफॉर्म्स लेकर आए, किस लिए, इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। इन्होंने ख़त्म करा जेंडर को लेकर, रिलीजियस को लेकर, रीजन को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन होते थे उन सबको। ठीक है, काफ़ी समाज के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए। ठीक है, जैसे लीगल जुरिडिक्शन, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स लेकर आए। ठीक है, जैसे कि पहले सती प्रैक्टिस होती थी कि अगर किसी वुमेन का हस्बैंड की डेथ हो जाएगा तो उसको भी साथ के साथ जला दिया जाता था। ठीक है, उसके हस्बैंड के साथ। तो ये सारी जो प्रैक्टिस हुआ करती थी इन सबको ख़त्म किया। एंड देन वीडो रीमैरिज की बात करी कि एक जब किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती तो उसको अधिकार नहीं था कि वो दोबारा से शादी कर सके। ठीक है, ये सब उन्होंने ख़त्म किया। एंड देन उसके बाद जो मैरिज का एज था वो पहले कोई कंफर्म नहीं था, कि पहले छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाया करती थी, लेकिन इस चीज़ को भी उन्होंने ख़त्म करा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पूरा क्रेडिट हम ब्रिटिश को ही दे सकते हैं, नहीं, काफ़ी हमारे इंडियंस रिफॉर्मर्स भी थे जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन सभी रिफॉर्म्स के अंदर। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, आगे चलते हैं मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन, इन्होंने यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करा, पॉलिसी लेकर आए। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश को एक मीडियम बनाया इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, अब इन्होंने काफ़ी स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ किसके अंदर, इंडिया के अंदर ओपन करी। ठीक है, पहले कोई स्कूल वगैरह नहीं हुआ करता था किसके अंदर, हमारे भारत के अंदर। पहले जो बड़े बड़े साधु संत रहते थे ना वही पढ़ाया करते, जो ब्राह्मण होते थे वही पढ़ाया करते थे। ठीक है, उन्हीं को पूरा अधिकार था और कोई लोग नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें ओपन करते हैं। आगे चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर रेलवे। ठीक है, पहले कोई रेलवे वगैरह नहीं थी यहाँ पर। सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क जो आज इंडिया के अंदर है, जो कि किसने डेवलप करी है, ब्रिटिश ने। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, तो इन्होंने ही तो डेवलप किया। ठीक है, टेलीग्राफ नेटवर्क वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या करा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर खोली। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं तो लोग, गांव से लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर काम करने आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, लोग वहीं पर जाकर सेटल हो जाएंगे। ठीक है, अब सेटल होंगे, धीरे धीरे पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ती जाएगी, मार्केट वगैरह खुलेगी, तो क्या हो जाएगा, अर्बनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, नेशनलिस्ट मूवमेंट, अब देखो इन्होंने काफ़ी कुछ लेकर आए, रिफॉर्म्स लेकर आए, एजुकेशन लेकर आए, लिबरल आइडियाज़ की बात कर रहे थे अपने एजुकेशन में, इतने सारे चेंजेस लेकर आएंगे। इक्वालिटी की बात करें, सिंपल सी बात है, बिल्ली एक दिन ना तो म्याऊ बोलेगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इतने सारे चेंजेस लेकर आए, तो हम भी बोले कि भाई देखो तुम हमको इतना कुछ पढ़ा रहे हो लेकिन तुम ही हमारे अपोजिट जा रहे हो। ठीक है, तुम ही हमारे अपोजिट जा रहे हो। ठीक है, तुम ही हमको इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हो, तुम ही हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो हम इनके अगेंस्ट क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, कि हमको आज़ादी चाहिए। और काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है, जैसे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या थे, बड़े बड़े चेंजेस थे। ठीक है, जो ब्रिटिश लोग लेकर आए। ठीक है, आगे चलते हैं कौन कौन से पर्सपेक्टिव है। अगर आप कॉलोनियल पीरियड को समझना चाहते हो, अगर आपको कॉलोनियल पीरियड को समझना चाहिए, ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर रूल करके बैठी, तो उस टाइम पर अगर आपको उस टाइम को समझना है ना, तो कौन कौन से पर्सपेक्टिव का यूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। पहला है आइडियोलॉजिकल व्यू, एंड देन कॉलोनियल व्यू, एंड देन नेशनलिस्ट व्यू। पहले जो आइडियोलॉजिकल व्यू है ये एमर्ज होता है, उभरता है 18वीं सेंचुरी में। ठीक है, ये फोकस करता है किसके ऊपर, संस्कृत टैक्सेस के ऊपर, वहाँ की लिटरेचर के ऊपर। जो हमारे यहाँ की जो संस्कृत टैक्सेस होती थी ना, उनके ऊपर ये फोकस करता है। ठीक है, इंडिया की जो कल्चर है जो उसको समझाता है। ठीक है, जो यहाँ पर जो एंशिएंट सेक्रेट बुक्स होती थी उनका इंपॉर्टेंस बताता है। ठीक है, ये बिलीव करता है कि इंडिया का जो ग्लोरियस पास्ट था ना, जो इंडिया के जो टैक्सेस थे वो क्या कर रहे थे, उनको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंशिएंट बुक को पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एंशिएंट बुक को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसके ऊपर फोकस करते हैं, आइडियोलॉजिकल व्यू, इंडिया के पास्ट के ऊपर, एंशिएंट के ऊपर। ठीक है, अगर हम कॉलोनियल व्यू को पढ़े तो ये शेप किया गया है ब्रिटिश के थ्रू। ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, मिशनरीज, इनके थ्रू ही हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अपने आप को फेवर करेंगे। ये समझाते हैं इंडिया को किसके अंदर, कि इंडिया गवर्न किया गया था कब, ब्रिटिश के टाइम पर। ठीक है, अच्छे से बेटर तरीके से। ठीक है, काफ़ी मिशनरीज आए यहाँ पर, क्यों, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, अपने धर्म को फैलाने के लिए, इस होप में। ठीक है,
वो बोलते हैं कि ब्रिटिश जो सोसाइटी थी वही इम्प्रूवमेंट हुई, वही एक काफ़ी अच्छा रूल लेकर आई किसके अंदर, इंडिया की सोसाइटी के अंदर। लेकिन अगर हम सिंपल सी बात बोले, उनका एम क्या था, भारत के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, यहाँ पर कोई वो अच्छा करने के लिए नहीं आए थे, डेवलप करने के लिए नहीं आए थे, सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए आए थे। डेवलप वो अपने आप को करना चाहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेशनलिस्ट व्यू क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम रिस्पॉन्स करते हैं किसके लिए, कॉलोनियल व्यू। बहुत हो गया, 200 साल तक बहुत रूल कर लिया तुमने हमारे ऊपर, बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया हमको। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी क्या करती है, इसके रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, बिफोर ब्रिटिश रूल के बाद इंडिया क्या हो जाता है, इंडिया को डिवाइड कर दिया गया था छोटे छोटे स्मॉल स्टेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही कम यूनिटी थी। ठीक है, नेशनल यूनिटी नहीं थी। लेकिन जब ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लेकर आए, इंट्रोड्यूस कराए मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हमारे अंदर क्या बनी, ये सारी चीज़ें हेल्प करी हमारे अंदर एक नेशनहुड की फीलिंग। ठीक है, क्या करी, नेशनहुड। यहाँ पर राइज होता है एंटी कॉलोनियलिज्म रूल। ठीक है, वो हमको अच्छा सिखा रहे तो हम भी अच्छा सीखे। ठीक है, तो हम भी बोले कि तुम हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे अंदर एक भारतीय वाली फीलिंग आती है। ठीक है, हम इनके अगेंस्ट आते हैं। ठीक है, और हम अपने देश को क्या बनाते हैं, एक एस्टैब्लिश करना चाहते थे, अपना खुद का रूल फ्री इंडिया बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये था किसका, नेशनलिस्ट व्यू का। स्टेटलेस सोसाइटी इन इंडिया, स्टेटलेस जहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं होती थी। स्टेटलेस क्या होता है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर कोई भी आपके यहाँ पर लैक ऑफ सेंट्रलाइज, मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, हाँ, इसको समझने के लिए आपको पहले हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सिविलाइजेशन में पहली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बहुत सारे स्कॉलर्स डिबेट करते हैं कि देखो, अगर हम इंडस सिविलाइजेशन की बात करें ना, तो उस टाइम पर सेंट्रल पॉलिटिकल सिस्टम था। ठीक है, तो काफ़ी उनको एविडेंसेस मिले, जैसे गुजरात के अंदर धोलावीरा। ठीक है, वहाँ पर उनको एक मूर्ति मिली है किसकी, सोल्जर की। ठीक है, सोल्जर की क्या मिली है, मूर्ति मिली है, जहाँ पर पता चलता है कि वहाँ पर क्या हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी थी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वो स्टेटलेस सोसाइटी नहीं थी। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है, एक स्टेटलेस सोसाइटी एमर्ज होती है। उस टाइम पर वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, ऋग्वेदा बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब वैदिक पीरियड में बहुत कम नॉलेज थी लोगों को एग्रीकल्चर को लेकर, लाइनेज सिस्टम था, वंश का सिस्टम चला रहा था कि बेटा का बाप कह रही हूँ, राजा का बेटा राजा, ये सारी सिस्टम थे। ठीक है, पूरा जो सिस्टम था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वैदिक सोसाइटी पर चलता था। ठीक है, पूरा गाइड किया जाता था किसके ऊपर, वैदिक के ऊपर, वेदा सिस्टम था। ठीक है, कि वेदा के अंदर क्या था कि सोसाइटी को डिवाइड कर दिया था किसके अंदर, जल्दी से बताओ, 4 वर्णा के अंदर। वो मैं आपको आगे समझा दूंगी, तो दिक्कत नहीं लेने का। ठीक है, ऋग्वेदा ये अमर्ज होते हैं, कास्ट सिस्टम चलता है। ठीक है, पूरे सोसाइटी को डिवाइड कर दिया 4 वर्णा के अंदर, कास्ट के अंदर। ठीक है, अब मैरिज वगैरह ये सारे रूल्स उन्होंने बनाए, तो वो बोल सकते हैं कि यही इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग ही सोसाइटी चल रही थी। अब कुछ डिबेट करते हैं आर्यन सोसाइटी के बारे में, जो आर्यंस आए थे, जिन्होंने क्या करा था, हमारे देश को कन कर लिया था, तो उनको भी इतना नॉलेज नहीं था, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था जितना मिलिट्री कैपेबिलिटी किसके पास थी, मोहनजोदारो में थी। ठीक है, हड़प्पन के टाइम पर थी। ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर हम स्टडी करते हैं किसी स्टेटलेस सोसाइटी की, तो वो वैदिक पीरियड से आती है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं आती है, वैदिक पीरियड से आती है, जहाँ पर सोसाइटी को किस में डिवाइड कर दिया जाता है, एक कास्ट सोसाइटी के अंदर, कास्ट सिस्टम लेकर आए जाते हैं। ठीक है, तो वही इसके अंदर बोला गया है। आगे चलते हैं, नेशन स्टेट एंड सोसाइटी ऑफ द कॉलोनिज्म इंडिया। नेशन, एक नेशन वाली, एक भारतीय वाली जो फीलिंग आती है ना, वो स्टेट, एक जो गवर्नमेंट होती है, ऐसी सोसाइटी को हम पढ़ते हैं जो कॉलोनियल इंडिया के टाइम पर होती है। देखो क्या हुआ था कि कॉलोनियल इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेशन स्टेट आता है। ठीक है, हमारे अंदर एक नेशन वाली फीलिंग भी आई थी। ठीक है, और एक अथॉरिटी थी हमारे ऊपर जो अपना रूल बना के बैठी थी। ठीक है, अब वो राजा भी हो सकता है, महाराजा भी हो सकता है, कोई डिक्टेटरशिप भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, स्टेट तो थी ना। ठीक है, अब इसी टाइम पर क्या होते हैं, हम एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल करते हैं, उनके अगेंस्ट करते हैं, क्योंकि वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ब्रिटिश जिन्होंने एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर लेकर आए, ठीक है, एक ऐसा लॉ लेकर आए जो सब पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, कोई ऐसा महान व्यक्ति नहीं होगा जिसके ऊपर ये नहीं किया जाएगा, सभी सिटीजन के ऊपर ये फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर ये काफ़ी एजुकेशन सिस्टम लेकर आए, इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, लॉ लेकर आए। ठीक है, एस्टैब्लिश करा, हायरार्की जो बनती थी उस सब चीज़ को ख़त्म करा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने वुमेन्स के बारे में बात करी, काफ़ी कुछ ही लीगल सिस्टम लेकर आए यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम यहाँ पर लेकर आए। ठीक है, जो विलेज जो अलग करते थे किसको, अब भारत को। ठीक है, उनको ये क्या करा, ये सारी चीज़ जो सेपरेट कर रही थी विलेज की इकोनॉमी को, उसको ख़त्म करा, इंट्रीगेट करा। ठीक है,
सबको इंटीग्रेट करा, हमारा रिलेशन बनाया बाहर से दूसरे देशों से, ठीक है। यहाँ पर कमर्शियल क्रॉप इन्होंने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा, जो कि हमको वर्ल्ड लेवल पर क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। हम दूसरे देश से भी क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। बहुत सारी इंडस्ट्री जो कैपिटलिस्ट बेसिस पर थी वो डेवलप हुई, न्यू लॉ बने, ठीक है, काफ़ी इकोनॉमिक रिलेशन बने, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चेंजेस हमारे यहाँ पर आए, ठीक है। ब्रिटिश जो कि काफ़ी कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, काफ़ी चेंजेस आए थे लैंड रिलेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कोई इंडिया इज नॉट डिड नॉट हैव अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, हाँ पहले कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन जब कलेक्टिव रिवेन्यू वगैरह सिस्टम हुआ तो प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है, जब वो न्यू रिवेन्यू सिस्टम लेकर आते हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ जब उन्होंने चेंजेस करा तो उस टाइम पर काफ़ी चेंजेस आए, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें पॉलिटिकली, लीगली एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, एक पॉलिटिकल सिस्टम लेकर आ रहे, एक यूनिफाइड वो पॉलिटिकल सिस्टम लेकर आ रहे जो कि सब पर अप्लाई किया जाएगा। लीगल सिस्टम, एक ऐसा लॉ लेकर आ रहे हैं जो सब पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऐसी इकोनॉमी लेकर आ रहे हैं जो सबको इंटीग्रेट करती है, एक यूनिफाइड इकोनॉमी है कि भाई देखो रिवेन्यू देना तो सबको देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब सारी चीजें एक जैसी होंगी तो एक यूनिफिकेशन आएगा, ठीक है। अब जब यूनिफिकेशन आएगा तो यूनिटी आएगी सबके अंदर, ठीक है, जो कि क्या कॉन्सेप्ट को क्रिएट करती है इंडिया के अंदर, एक नेशन स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। आगे चलते हैं, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ऑन द इंडिया ऑफ अ नेशन। अब हम क्या करते हैं, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं, ठीक है। हमारे अंदर एक भारतीय वाला, हमको भाई आज़ादी चाहिए, अपना खुद का नेशन चाहिए, ठीक है। एक होता है ना कि देश के अंदर जो प्यार होता है, देश के लिए प्रति जो प्यार होता है, वो वाली फीलिंग आती है। तो भाई देखो यहाँ पर नेशन स्टेट वाली फीलिंग आती है, ठीक है। यहाँ पर हम प्रतिरोध करते हैं किसका, कॉलोनिज्म का, ठीक है। जो कॉलोनी बना के बैठे थे अपनी, उनका हम क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, उनको प्रतिरोध करते हैं, ठीक है। हम अडॉप्ट करना चाहते थे एक डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को, कि हमारी एक सरकार हो, ठीक है, अच्छे के वेलफेयर के लिए काम करे, और डेमोक्रेटिक हर एक इंसान के पास क्या हो, फ्रीडम हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को लोग कंसाइन करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आगे अगर हम ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश सिविलाइजेशन की, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश लोगों ने काफ़ी कुछ चेंजेस लेकर आए। पैट्रियार्की को ख़त्म करा, हायरार्की को ख़त्म करा, ठीक है। फेडरल सिस्टम, ठीक है, जो हायरार्की में थी, ठीक है, सपोर्ट किया किसको, हायरार्की को, फेडरल सिस्टम के अंदर, ठीक है। अपर क्लास लैंड ओनर, जो मार्जिनलाइजेशन थे उसको ऊपर लेकर, ट्राइब्स की बात की, वुमेन के लिए बात करा, पुअर्स के लिए बात करा। तो ये सब जब वो अच्छा करेंगे ना, तो सिंपल सी बात है, हमारे अंदर क्या फॉर्म हुआ, इंडियन नेशन वाली फीलिंग फॉर्म हुई, ठीक है। अब इंडियन नेशन वाली फीलिंग हुई तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने क्या करा, काफ़ी स्ट्रगल करा, काफ़ी लड़ाइयाँ करी, ठीक है। काफ़ी टाइम तक हमने देखा होगा नेशन मूवमेंट, ठीक है, हमारे यहाँ की नेशनलिस्ट मूवमेंट आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमको 1947 के अंदर आज़ादी मिल जाती है, ठीक है, जो कि हमारा देश, जो कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी था। ऐसा नहीं था कि देखो ब्रिटिश लोगों ने हमको से बोला कि चलो भाई तुमको इंडिपेंडेंस मिल गए, बहुत सीधी सी बात नहीं थी, काफ़ी चैलेंजेस थे हमारे सामने, ठीक है। 565 प्रिंसली स्टेट थी उस टाइम पर, ठीक है। अब उन प्रिंसली स्टेट से बोला गया था या तो तुम मर्ज हो जाओ किसके साथ, या तो तुम मर्ज हो जाओ भारत के साथ, या तुम मिल जाओ पाकिस्तान के साथ, या अपना खुद का देश बना लो। अब उनको अपने साथ इंटीग्रेट करना बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन हम रुके नहीं, झुके नहीं, हमने क्या करा, अचीव करा, ठीक है, यूनिफाई करा किसको, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, ठीक है। और काफ़ी चैलेंजेस आए जब इंडिया को हम प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। रिलीजियस को लेकर दंगे हुए, कल्चर को लेकर दंगे हुए, काफ़ी कुछ डिस्पैरिटीज आई, काफ़ी कुछ ऑब्स्टिकल, रुकावटें आई, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए, ठीक है। आज जो ये देश है ना, इसको ऐसे ही नहीं बन गया है कि रात को हम सोए और सुबह उठे तो हमारा देश ऐसा यूनिफाइड हो गया था, नहीं, काफ़ी रुकावटें थी हमारे लिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, रुके नहीं, झुके नहीं, और हमने क्या करा, हमने अपने देश को एक यूनिफाइड स्टेट बना के छोड़ा, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो नेशन स्टेट एमर्ज होते हैं, वो हमारे क्या इसके ऊपर है कि हम इन्फ्लुएंस क्या कर रहे थे, रजिस्ट कर रहे थे कॉलोनिज्म पीरियड को। बहुत हो गया यार, बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया, ठीक है। हम अडॉप्ट करना चाहते थे मॉडर्न आइडियाज़ को, फ्रीडम चाहते थे, राइट्स, अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, ठीक है। जो एफर्ट हमको किस टाइम पर दिखते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस के बाद दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद होता है, एंड देन उसके बाद हम अपने देश को एक न्यू देश बनाते हैं, नेशन बिल्डिंग, जब हमने देश को नया देश बनाते हैं, एक इंडिपेंडेंट देश बनाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर काफ़ी इशू थे आइडेंटिटी को लेकर, यूनिटी को लेकर, डाइवर्सिटी को लेकर, अपनी सोसाइटी को इन्वॉल्व करने के लिए लेकर, ठीक है। लेकिन हम क्या करें, उसको एक बना के ही छोड़े, क्या, एक यूनिफाइड स्टेट, ठीक है। तो हमारा ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे टॉपिक। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और एक और टॉपिक होगा आपका, आई थिंक यूनिट सेकंड के अंदर है, एक सेकंड यार, एक
यूनिट थर्ड के अंदर है। यूनिट थर्ड के अंदर आपका एक टॉपिक होगा ये वाला, ट्रांजिशन ऑफ द स्टेटलेस सोसाइटी टू स्टेट सोसाइटी। मैंने अभी आपको एक टॉपिक पढ़ा है स्टेटलेस सोसाइटी, जहाँ पर हमने किसकी बात करी, वैदिक पीरियड की, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे बड़े बड़े महाराजा आते हैं, ठीक है। अब महाराजा आते हैं तो वो अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा करेंगे, अपना खुद का रूल खड़ा करेंगे, ठीक है। तो अपना खुद का एक स्टेटलेस सोसाइटी से स्टेट सोसाइटी बनती है, ठीक है, स्टेट सोसाइटी बनती है। तो उसके बारे में आप कौटिल्य, अर्थशास्त्र, इनकी बुक से समझ में आता है। किंग था, उसके पास सॉवरेन पावर थी, मिनिस्ट्री रूल हुआ करता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से भी पढ़ के कर सकते हो, ठीक है। तो इनको एक बार देख लेना, ये भी मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा था, कर लेना, एक बार पढ़ लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है जी। तो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। आगे के टॉपिक हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। सो ऐसे ही बनी रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।